हेलो डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम डिस्कस करते हैं लेक्चर 23 चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था 22 उसमें हमने क्या किया था बेटा, हमने डिस्कस किया था क्या डिस्कस किया था हमने इफेक्ट, और किसका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक concentration and temperature on किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था लेक्चर 22 के अंदर। ठीक है, एक इक्वेशन भी आपको प्रोवाइड की थी, और इसी के लिए एक इक्वेशन जो निकाली थी उसका नाम था नर्स्ट इक्वेशन, याद होगा। इसके बारे में आपको मैंने बताया लेक्चर 22 के अंदर नर्स्ट इक्वेशन, और वो निकल के थे हमारे पास ये E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन, यहाँ आया था n और यहाँ था log 1 अपॉन, और यहाँ थी mn पॉजिटिव, ये वाली। ठीक है, तो सिंपल सा हमने ये ड्राइव किया था नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए, जब हम यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख रहे थे किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, तो ये कब था, जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर बट टेम्परेचर इज 298 केल्विन। याद होगा आपको, ये मैंने यहाँ कंडीशन लेके चला, तो ये हमने तब अप्लाई की थी नर्स्ट इक्वेशन कब, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर गिवन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना हो। ठीक है, तो ये हमने देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फर्स्ट जो हमने इफेक्ट पढ़ा। आज लेक्चर 23 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड इफेक्ट। तो वहाँ क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन किसके ऊपर देखेंगे। तो अब इसको जरा मैं एक बार रब करता हूँ, फिर आपको लेक्चर 23 में जो आज चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्या था हमारा, अभी भी यही रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन वाला 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं है। तो किस पे हम यहाँ देखने वाले हैं, ऑन EMF ऑफ द सेल। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने EMF निकाला था सेल का, बट आपको याद होगा वो स्टैंडर्ड EMF था। ठीक है, स्टैंडर्ड EMF का मतलब हमने ये कैलकुलेट किया था, E नॉट सेल निकाला था, याद होगा। और ये कब है, जब स्टैंडर्ड क्या दे रखी हो, कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब बेटा क्या हो, टेम्परेचर जो है वो कितना हो, 298 केल्विन, और जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो, 1 मोलर। तो हम जो कैलकुलेट करते हैं EMF सेल वो होता है E नॉट सेल, और ये जस्ट इक्वल टू होता है, आपको पता होगा, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। याद होगा आपको, ये वाली इक्वेशन हमने ली थी। ठीक है, तो ये तो EMF सेल है, कब, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं E नॉट सेल इज जस्ट इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट। क्या होगा, ध्यान से सुनना, क्या होगा अगर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन है वो जस्ट इक्वल टू 1 मोलर ना हो, यानी कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ गिवन इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर, तो EMF ऑफ सेल क्या होगा, आज हम इस लेक्चर में वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक EMF निकालने का ये भी तरीका होता है, लेकिन ये तब निकालना जब आपको क्या गिवन हो, स्टैंडर्ड कंडीशन। बट यहाँ पे वो क्या करता है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, यहाँ वो कोई ना कोई गिवन कंसंट्रेशन लेके चलेगा, दैट मीन्स जो आपकी 1 मोलर नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ करते हैं लेट अस कंसीडर। हमने यहाँ कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, ए डैनियल सेल। मैंने कोई भी डैनियल सेल यहाँ पे ले ली। ठीक है, डैनियल सेल, तो उसकी इक्वेशन आप सबको पता है क्या थी, Zn यहाँ क्या था, सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, और ये किस में थी, एक्वस। ये चेंज हुआ था किस में बेटा, Zn2 पॉजिटिव, और ये किस में था, एक्वस प्लस, और ये क्या था, कॉपर, और किस में था, सॉल्ट। याद होगी, डैनियल सेल कह दो या आपकी वो गैल्वेनिक सेल कह दो, बात एक की थी। ये हम ऑलरेडी इक्वेशन पढ़ चुके हैं अपने डैनियल सेल के लिए या गैल्वेनिक सेल के। ठीक है, यहाँ से क्लियर है सब कुछ। चलो, अगर वो यहाँ से आपको कह देता है कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो,
ई नॉट सेल, क्या कैलकुलेट करो, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो आपका जवाब होगा, ये भी कोई पूछने की चीज़ है, ये तो हम जानते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस क्या कर देंगे, ई नॉट एनोड। ठीक है, तो ये बड़ा आसान से हो सकता है। बट इस बार क्वेश्चन क्या है, इस बार स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। तो ये इक्वेशन उसने तब पूछी है जब कंसंट्रेशन जो आप लेके चले हो किसकी, CO2 पॉजिटिव या Zn2 पॉजिटिव की, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1 मोल। तो अब आप कैसे उस सेल का मतलब इस सेल का EMF कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए अब हम पढ़ने वाले हैं, अगर ये सेल हमें दे रखी है और स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है तो इसका EMF कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है उसके EMF को बेटा हम लिखेंगे ई सेल। क्या लिखेंगे, ई सेल। क्लियर है पॉइंट, क्या लिखेंगे, बार दोबारा बता रहा हूँ मैं, किसमें लिखेंगे, ई सेल से लिखेंगे। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड में होती तो फिर हम किससे लिखते हैं उसको, ई नॉट सेल। ये कब थी, जब स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर थी, याद रह जाएगा। ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है और ये किसके लिए, जब स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन नहीं, यानी कि जब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए अब हमें अप्लाई करनी पड़ेगी अगेन वही नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, EMF ऑफ सेल को कैलकुलेट करें। तो कल हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था, आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं EMF ऑफ द सेल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट इक्वल टू 1। चले आगे, ठीक है, करें कंटिन्यू, चलो। तो देखो बेटा, इसके लिए हमने एक इक्वेशन लिख दी, वही डैनियल सेल वाली जो पीछे लिखी थी, वही यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया। इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ अपनी वही नर्स्ट इक्वेशन। तो पहले हमने इलेक्ट्रोड के लिए लिखी थी, अब हम किसके लिए लिखने वाले हैं, पूरी EMF के लिए। तो स्टैंडर्ड नहीं है तो बेटा मैं यहाँ लिखूंगा ई सेल, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले जनरल लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू ई नॉट, और यहाँ कौन आएगा, सेल, माइनस, याद होगा यहाँ कौन आया था आपका, RT, अपॉन में कौन आया था, NF, नेचुरल लॉग बेस ई था, और यहाँ आ जाएगी कंसंट्रेशन, किसकी आ जाएगी, प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। यहाँ मैं पावर लिख रहा हूँ x और यहाँ पावर लिख रहा हूँ y। x और y क्या है, xy ये क्या है आपके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो इनके आगे लिखे जाते हैं। ठीक है, चलो इसको अब मैं जनरलाइज फॉर्म से हटा के इसमें लेके आ रहा हूँ, तो क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पूछ नहीं जाता। आर क्या आएगा, 8.134, टी सब जानते हैं 298 अपॉन एन। अब एन यहाँ देख सकते हो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लेने देना है, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो जेड ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और सी यू ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ए सी यू बदल गई। इसका एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है इस इक्वेशन के लिए, 2। फेराडे सब जानते हैं 96500। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ये है तो यहाँ कौन आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cu विच इज सॉलिड, अपॉन में यहाँ कौन आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, और यहाँ कौन आ जाएगा Zn, और यहाँ कौन आएगा, लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 है तो इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 से। याद होगा नेचुरल लॉग को, ये जो नेचुरल लॉग है इसको हम किस में चेंज करते हैं, बेस 10 के। इन सब की वैल्यू का आप क्या लोगे, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सब कुछ सारा सोल्व करोगे। तो यहाँ बनी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इन सबको करोगे तो 0. क्या वैल्यू आ जाएगी, 0591 अपॉन में क्या आएगा 2, और यहाँ कौन आएगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। तो ये बन गई आपकी यहाँ पे इक्वेशन। ये वाली जो है ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन है, किसके लिए, इस डैनियल सेल के लिए। अब 2-3 चीज़ें हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हो कि क्या हुआ, कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर का क्या हुआ, मैंने कहा वो 1 हो गई। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक का क्या हुआ, मैंने कहा वो 1 हो गई। देखो ये वाली है ना प्रश्न, ये वाला, इन दोनों की कंसंट्रेशन 1 हो गई। रीज़न याद करो, आपको बताया था प्योर सॉलिड अगर होता है या कोई मेटल होती है तो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा कितनी लेके चलते हैं, 1। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है, आयंस की कंसंट्रेशन को लेना है।
किसी कंसंट्रेशन को लेना है आई से। और यहाँ 1 1 है, देखो यहाँ भी कितना मोल्स है 1, यहाँ भी कितना मोल है 1, यहाँ भी कितना मोल है 1, यहाँ भी कितना मोल है 1, तो यहाँ 1 1 आ जाएंगे, तो कोई पावर यूज नहीं होगा। तो इस डैनियल सेल के लिए ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ तक? चलें आगे देखो। अब मैं लेके चलता हूँ, अगर आपको कोई भी क्या दे दे, एक जनरल इक्वेशन दे दे, लेट ए जनरल सेल रिएक्शन, जनरल सेल रिएक्शन, कोई भी जनरल सेल रिएक्शन ले ली, जैसे कि मैंने यहाँ ये लिखा आपकी इक्वेशन ए प्लस बी, ठीक है, ये इक्वेशन ली, और ये चेंज हो गई एक्स प्लस वाई, ये ले ली, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रही है, इन्वॉल्व हो रहे हैं सेल रिएक्शन। तो इसके लिए रिएक्शन क्या लिखी जाएगी, तो इसके लिए रिएक्शन लिखी जाएगी ई सेल, ठीक है। याद रखना किसी की भी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं, इज इक्वल टू यहाँ कौन आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 n इलेक्ट्रॉन्स है तो अपॉन में n आ जाएगा। यहाँ कौन आ जाएगा लो, क्योंकि चेंज हो चुका तभी ये वैल्यू आई है। यहाँ कौन आएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो x आगे कोफिशिएंट x है तो ये x, यहाँ y और यहाँ भी कौन आएगा y, अपॉन यहाँ कौन है a, पावर में कौन आएगा a, ये b पावर में कौन है, तो ये बन गई इसकी क्या नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हुआ पॉइंट? अब कोई कहेगा ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल तो बेटा वही है जो अब तक आप पढ़ते हो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये तो ऐसे ही निकालनी है आपको हमेशा। तो ये वैल्यू तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर दोगे, कई क्वेश्चंस में गिवन होगी, कई में आपको कैलकुलेट करना है, तो कैथोड एनोड ढूंढना है, दोनों को माइनस कर देना, ई नॉट सेल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, अगर आपको इस तरह से ए बी एक्स वाई यानी कि जो भी कोफिशिएंट दे रखे होते हैं आप उसके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलें आगे, एक जनरल और फॉर्मूला ले लेते हैं, जनरल और यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। चलें, तो जैसे मैंने लिया लेट ए सेल रिएक्शन, ये दे रखिए आप, ये है Zn सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस, Zn2 पॉजिटिव एक्वस और Ag सॉलिड, और यहाँ ले लिया मैंने 2, ठीक है। किसी ने कहा इस इक्वेशन के लिए क्या लिखो, नर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आराम से हम लिख सकते हैं। कैसे देखो, इक्वेशन में यहाँ लिख दो, क्या हो रहा है यहाँ पे, Zn क्या कर रहा है, Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनेगी, और क्या हो रहा है 2Ag पॉजिटिव, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और किस में चेंज हो रहा है Ag, और कितने 2, तो 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इनके आगे 2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया क्यों आया, ठीक है। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन के लिए बात की तो ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ कौन आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इधर 2 इधर, तो 2 लिख सकते हैं। और यहाँ कौन आएगा लोग, ध्यान से देखना, लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो Zn2 पॉजिटिव, और यहाँ कौन आएगा Ag, लेकिन पावर में कितना आएगा बेटा 2, क्यों आया पावर में 2, क्योंकि इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो पावर में चला जाएगा, अपॉन यहाँ कौन आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn, और यहाँ कौन आ जाएगा Ag पॉजिटिव, और इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर वही राम कहानी यहाँ पे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ Ag है सॉलिड की वो 1, ऐसी Zn की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी 1, तो इसलिए ये 1 हो गया पूरा और ये 1 हो गया पूरा। तो लास्ट में जो आपके पास इक्वेशन बनने वाली वो क्या बनेगी, वो बनेगी ई सेल, ऊपर वाली इक्वेशन के लिए ई सेल जस्ट इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 log concentration of Zn2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव और पावर में 2। अब ये मैंने क्यों कराया, देखो बताने को तो मैंने पहले बता ही दिया था, जनरल भी करा दी थी आपको, लेकिन इसी का एग्जांपल क्यों लिया, इसका इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं,
ठीक है, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो सब कुछ समझ चुके हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इस पर ट्राई कर चुके हैं, फिर भी एक छोटी गलती हो जाती है। वो क्या हो जाती है कि हम इक्वेशन लिख देते हैं, सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन ये जो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये लिखना भूल जाएगा। तो हमेशा याद रखो, आपको ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है कभी नहीं बोले, खासकर आइंस वाले, क्योंकि इस वाले तो वैसे ही 1 हो जाने वाली है कंसंट्रेशन। तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी लिख देना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ अगर आपने Ag के पावर 2 नहीं लिखा और क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया, इसका मतलब आपका आंसर हमेशा के लिए गलत है। तो याद रह जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा पावर में चले जाते हैं, किसके लिए? आयंस की कंसंट्रेशन के। जैसे हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th में पढ़ा था, उसमें भी हम ऐसे ही करते थे, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे, जो कोफिशिएंट होते थे बेटा वो हमेशा पावर में जाते थे। तो वहाँ भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था? यही तो होता था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से अगर इस तरह की कोई रिएक्शन है जहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको लिखना कंपल्सरी। इसलिए मैंने इस इक्वेशन का एग्जांपल लेके आपकी ये जो एक प्रॉब्लम हो सकती थी, या जो बार बार आप एक एरर कर रहे होते, वो खत्म हो चुकी है। तो बार बार ध्यान देना, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, पावर में उनका यूज़ करना है, करना है, करना है, ठीक है। चलें आगे। चलो अब जरा ध्यान से देखो इस चीज़ को। तो बेटा अब आ जाते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट इक्वेशन आप समझ चुके हो, अब इस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन हम सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो क्या है? तो फर्स्ट के लिए वो कहता है कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है आपको? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड नहीं है, सिंपल सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और किसके लिए? ऑफ ए कॉपर वायर। एक कॉपर वायर दे रखी और उसको क्या किया? डिप्ट किया, डिप्ट इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर वायर लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी? 0.1, और किस पे किया? एट 25 डिग्री सेल्सियस, वही 298 केल्विन हो गया। तो कहता है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। ये हमारे पास है। अब जरा इसको ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। आपसे कैलकुलेट करा रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आपको दे रखी है कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, और किसकी? कॉपर, जो कॉपर सल्फेट में डिप किया हुआ, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल कॉपर का दे रखा 0.34 वोल्ट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखो। हमारे पास ये इक्वेशन आनी है, Cu2 पॉजिटिव एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस इनटू कॉपर, दैट इज सॉलिड। यही होती है, क्योंकि हम हमेशा किसको लिखेंगे? रिडक्शन रिएक्शन को लिखेंगे, रिडक्शन हाफ को लिखेंगे हमेशा, ठीक है। ये रूल है IUPAC के अकॉर्डिंग, आपको रिडक्शन हाफ ही रिएक्शन लेकर चलना। क्लियर? चलो अब हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन। क्यों अप्लाई की? क्योंकि यहाँ जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, वो स्टैंडर्ड नहीं पूछा है, वो 0.1 मोलर का पूछा। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि जब कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर, तो वो तो दे नहीं रखी, लेकिन 1 मोलर पे कितना होता है वो हमें पोटेंशियल उसने प्रोवाइड किया हुआ। इक्वेशन हमारी क्या बनेगी बेटा? E इज इक्वल टू E0, सिंपल सा, यहाँ माइनस, यहाँ 0.0591 अपॉन क्या आता है? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ साफ साफ देख रहे हो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2, तो डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ कौन आएगा? लॉग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कॉपर है, कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 1, मैं डायरेक्ट लिखा हूँ। अपॉन में कंसंट्रेशन किसकी लेनी जरूरी है? आयन की, Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब ध्यान से देखना, यहाँ 2 पॉजिटिव है, आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट नहीं आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा। देखो E इज इक्वल टू E0 की कितनी लेके चलेंगे वैल्यू? 0.34, क्योंकि स्टैंडर्ड की तो गिवन है हमें 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और यहाँ आएगा log 1, और यहाँ कितनी आएगी? 0.1। बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? 0.1, ठीक है, क्लियर है।
चलो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 0.1 यानी कि 1/10 1/10 का मतलब 1 माइनस 10⁻⁻1। तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो ये वाला। दोबारा बताओ इस पॉइंट को, ये क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन में यहाँ 2 और इनटू में क्या आ गया 10। इसको देखो सॉल्व करके देखो, ये वाली वैल्यू ये तो -1 है तो 10⁻1 आएगा, लोग अप्लाई करेंगे तो 1 आगे, log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। तो इसको जब आप सोल्व करोगे सारा का सारा तो ये वैल्यू देगा आपको 0.31045 वोल्ट। तो ये आ गई जब कंसंट्रेशन उसकी कितनी थी 0.1 मोलर। तो ये किस पे था 1 मोलर कंसंट्रेशन पे इसका पोटेंशियल था, और ये किस पे आ गया आपका जब वो स्टैंडर्ड नहीं था यानी कि 0.1। इस लॉ को समझा दो दोबारा, चलो यहाँ देख लो थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ से नोट कर दूँ तो आप समझ चुके हो, ठीक है। इसको साइड में मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए इस तरह से। तो आपको निकालना था log 1/0.1 10⁻⁻1 कर सकता हूँ इसको। तो ये क्या आ जाएगा log क्या आ जाएगा 10⁻1 ऊपर चला गया ना 1 हो जाएगा माइनस की जगह। log x⁻m क्या आ जाता है m आगे, तो यहाँ कौन आएगा 1 इंटू क्या आ जाएगा log 10, और log 10 सब जानते हो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, अच्छा सॉरी बेटा ये 10 नहीं आएगा, अच्छी बात है मैंने log निकाल लिया। तो यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, दोबारा बताओ इसको, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, और ये वैल्यू 1 क्यों आया, क्लियर हो गया। 1/0.1 0.1 को 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, log आगे जाएगा log 10 हो जाएगा, log 10 1 होता है, 1 इंटू 1 कितना होगा 1 का मतलब 1 से मल्टीप्लाई आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जरा करेक्ट कर लेना, 10 नहीं यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कहता है। ए जिंक रोड, एक आपको जिंक रोड दे रखी है, ए जिंक रोड इज डिप्ड इन, उसको भी हमने डिप्ड किया जिंक रोड को, और किस में डिप किया इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। सॉल्यूशन किसका दे रखा है ZnSO4। फिर कहता है द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड। कितना डिसोसिएट हो गया वो 95% डिसोसिएटेड, ठीक है। और किस पे एट दिस डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब जितनी कंसंट्रेशन है 1 मोलर से नीचे आएंगे इस डाइल्यूशन, ठीक है। तो कहता है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। एंड गिवन कर रखा है ये वाली वैल्यू E0 Zn2 पॉजिटिव Zn इज जस्ट इक्वल टू -0.76 वोल्ट, ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी। तो आप देख सकते हैं क्या है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड का दे रखा है, नॉर्मल इलेक्ट्रोड का पूछ रहा है क्या होगा। तो चलो कोई नहीं आगे बता देते हैं इसको क्या होगा। तो सॉल्यूशन फटाफट नेक्स्ट इक्वेशन लिख दो, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन क्या आएगा n log, अब क्या आएगा तो देखो यहाँ मैं साइड में वही इक्वेशन लिख दूँ जरा, क्या बनेगा Zn2 पॉजिटिव एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेज इनटू Zn, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है रिडक्शन, तो आपको रिडक्शन ही रिएक्शन लेनी पड़ेगी हमेशा की हमेशा लिए। तो यहाँ से पता चल गया n की वैल्यू कितनी है, और log में क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि Zn अपॉन में कंसंट्रेशन कौन आएगा Zn2 पॉजिटिव, कोफिशिएंट 1 है तो पावर भी 1 है, इसकी तो कितनी हो जाती है वैल्यू 1। तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन में क्या आएगा बेटा 2, और यहाँ कौन आ जाएगा log, इसकी 1 हो गई, और अपॉन में कौन हो गया Zn2 पॉजिटिव। अब सब कुछ आपको दे रखा है, वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू, अब जरा थमने वाली जरूरत है, क्या थमने वाली जरूरत है, E0 क्या है
0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और ये आ गया नोट। अब ज़रा थम जाओ। क्यों थम जाए? क्योंकि यहाँ कुछ हुआ है। क्या हुआ है कि जो आपका सोल्ट है वो सिर्फ 95% डिसोशिएट हुआ है। इसका मतलब क्या कि जो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी मोलर? 0.1 मोलर। लेकिन ये 0.1 मोलर का सिर्फ और सिर्फ 95% डिसोशिएट हुआ है, तो इसका 95% निकाल लो आप। तो ये कितनी वैल्यू आएगी बेटा? ये आएगी 0.095। तो यहाँ Zn2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है, मोलरिटी जो है वो इतनी है। तो यहाँ 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 0.095 ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करें? चलो देखते हैं ज़रा। तो यहाँ से फिर आ गया A इज इक्वल टू माइनस 0.76 माइनस इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.02955 डिवाइड करके देख सकते हो। और यहाँ ले लिया ब्रैकेट। ठीक है, क्या लिया ब्रैकेट? कैसे किया हमने? देखो 0.009 तो 1 2 3 1 2 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था। देखो 95 इंटू पॉइंट पीछे जाएगा तो 10⁻³ मोलर हो सकता है। तो माइनस वाला कहाँ चला गया? ऊपर। तो यहाँ क्या आ गया? 1000 आ गया। 10⁻³ ऊपर गया तो +3 हो जाएगा। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस वाली वैल्यू को ये आ जाएगा ना 1/a, तो 10⁻1 है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा? 95। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बस आप वैल्यू पुट कर दो। तो E इज इक्वल टू माइनस 0.76 माइनस 0.05955 और यहाँ बाहर लोग रहे, अच्छा अंदर लोग लगा दो कोई, यहाँ लोग था ये वाला। ठीक है, तो यहाँ लोग लगेगा तो क्या आएगा? लोग, इसको लिख सकता हूँ 10⁻³ माइनस, याद है m/n, log m माइनस log n, तो यहाँ आ जाएगा log और किसका आ जाएगा? 95 का। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ऊपर वाला थोड़ा सा रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस की कमी हो गई, भारी कमी हो गई, थोड़ी भी नहीं भारी कमी है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ ताकि आपका इजीली क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या है। तो यहाँ आ गया आपका वही E इज इक्वल टू माइनस 0.76 माइनस 0.02955। अब log 10⁻³ तो ये आ जाएगा 3 log और यहाँ कौन आएगा? 10 माइनस log 95 की वैल्यू लेनी है तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी 1 पॉइंट और क्या आ जाएगा आपका 1.977 और 7 ये वैल्यू है। ठीक है, कैसे आई वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। फिलहाल अभी वैल्यू को पुट करते हैं तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। log 10 की वैल्यू आप जानते हो कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये आएगा माइनस 0.76 माइनस 0.02955। ठीक है, और यहाँ कौन बचा? 3 माइनस 1.9777। ये इसको आप सोल्व करो तो ये आएगा माइनस 0.79021 और वोल्ट। तो यह आ गई 0.1 मोलर का सॉल्यूशन जो था और जो 95% ही डिसोशिएट हो पाया। ठीक है, अब बात करते हैं log 95 की वैल्यू कैसे है। ठीक है, अब वो छोटा सा एक काम है वो यहाँ पे कर लेते हैं। log 95 की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो एक log टेबल में लेता हूँ फिर बताएंगे। तो देखो log क्या दे रखा आपको? 95। देखो log 95 तो इसकी वैल्यू एक्यूरेट कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था कि log के लिए एटलीस्ट 2 या 3 वैल्यू चाहिए। तो 95 डेसिमल जरूर चाहिए। मैं यहाँ 0 लगा सकता हूँ, बोलो उसी कोई प्रॉब्लम? पॉइंट में 0 लगा दी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस पर। ठीक है, अब क्या करो 95 को 0 पे देखो। तो जब आप log टेबल देखोगे इस तरह से log टेबल बनी होगी, आप देख सकते हो आपके बुक में सबके पास है। यहाँ नंबर लिखे हुए होंगे आपके 51 है ना, 52 ऐसे करते 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 यहाँ कहीं 95 होगा और यहाँ पे फिर वैल्यू लिखे होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ मेन डिफरेंस होगी। तो 0 और यहाँ 95 के सामने वैल्यू लिखी होगी, वो वैल्यू लिखी हुई है 9777।
तो 95 पहले कॉलम का और 0 वाले कॉलम का ये वैल्यू, यहाँ वैल्यू मिलेगी आपको 977। अब पॉइंट से पहले कितने डेसिमल है बेटा, सॉरी डिजिट है, कितने डिजिट नंबर है, 1 and 1 2, कितने डिजिट नंबर है यहाँ पे, 2 डिजिट नंबर, हमेशा उसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना मिलेगा 1। तो यहाँ क्या लिखोगे 1 और उसके बाद क्या लगाओगे डेसिमल। तो log 95 की वैल्यू क्या होगी 1.9777। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी log 95, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ की। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं क्या, नस्ट इक्वेशन फॉर EMF ऑफ सेल, कि किसी भी सेल का EMF कैसे निकालें अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है और उसकी कंसंट्रेशन क्या है, नॉट इक्वल टू 1 मोलर। जैसे अभी यहाँ देखा आपने 0.1 मोलर दे रखा है, कुछ दे रखा है ना। तो यहाँ पे भी हमें ऐसी कुछ मिलने वाली, और सेल की वो क्या पूछेगा फिर आपसे, EMF के बारे में बात करेगा। तो कल हम EMF ऑफ सेल पूछेंगे और यहीं से आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो ये भी होगी। तो जिसको प्रॉब्लम आ रही है लॉग की टेबल देखने के लिए वो मेरे से पूछ सकता है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई हुई ऑलरेडी, लॉगरिथम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, एंटी लॉग की कैसे की जाती है। तो जो मेरे को कहेगा कि भेज दो तो मैं वीडियो का लिंक भेज दूँगा, मेरी ही वीडियो है तो ये भी नहीं है किसी और की वीडियो में आपको भेजने वाला हूँ, तो लिंक भेज दूँगा, आप उससे ईजिली समझ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए, मिलते हैं कल लेक्चर 24।